जब उन किडनैपर्स ने मेरे माता पिता को हम दोनों भाइयों में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर किया तो अचानक मेरे दिमाग में एक पुरानी याद ताजा हो गई। मुझे एहसास हुआ कि मैं इस परिवार में सिर्फ एक मोहरा हूँ, एक बलि का बकरा। मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरे माता पिता मुझे ही छोड़ेंगे, वो बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे बड़े भाई को चुनेंगे। इसीलिए मैंने भी फैसला कर लिया था कि अब मैं इस अमीर लेकिन मतलबी परिवार से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। तभी मेरी माँ की आवाज गूंजी, हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने बड़े बेटे को चुनते हैं। मेरे पिता ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में शर्मिंदगी और बेबसी थी। उन्होंने किडनैपर की तरफ देखकर हामी भरी और कहा, हाँ यही हमारा फैसला है। किडनैपर ने मुड़कर मेरी बहन मुक्ताम और मेरी मंगेतर लियू रुयान की तरफ देखा। और तुम दोनों का क्या फैसला है? मेरी बहन ने बिना एक पल की देरी किए कहा, मैं अपने छोटे भाई मुक्का को चुनती हूँ। लेकिन मेरी मंगेतर, वो थोड़ी देर हिचकिचाई, उसने एक अपराध बोध भरी नजरों से मुझे देखा और फिर धीरे से बोली, मैं मुक्तान को चुनती हूँ। किडनैपर ने सिर हिलाया, तुम में से 3 लोगों ने एक ही इंसान को चुना है, तो ठीक है, मैं उसे आजाद कर देता हूँ। उसने मेरे भाई मुक्तान की गर्दन से चाकू हटाया और उसे जोर से धक्का दे दिया। मेरा भाई तुरंत भागकर माता पिता के पास चला गया। फिर उस आदमी ने मेरी तरफ देखा, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? जो बोलना है जल्दी बोल लो। इसके बाद उसने तरस खाते हुए कहा, बेचारे तुम भी कितने बदनसीब हो, एक ही घर के बेटे हो, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कितनी बेरहमी से मरने के लिए छोड़ दिया। और तुम्हारी ये होने वाली बीवी, ये भी किसी काम की नहीं निकली। अगले जन्म में किसी गरीब के घर पैदा होना कम से कम बाहर से चमकने वाले और अंदर से सड़े हुए इस अमीर परिवार से तो बेहतर ही होगा। ये बातें सुनकर मेरे माता पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने भी किडनैपर की बात का समर्थन करते हुए कहा, आप लोगों जैसे परिवार में पैदा होना मेरी सबसे बड़ी बदनसीबी है। मेरे गालों पर जो आंसू थे वो अब सूख चुके थे। मेरे अंदर अब सिर्फ एक जमा देने वाली ठंडक बची थी, कोई जज्बात नहीं थे। मेरे माता पिता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने उस छोटे बेटे को घूर रहे थे जो हमेशा उनकी हर बात मानता था। तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मेरी माँ ने निराशा भरी आवाज में कहा, हमने तुम्हारे भाई को इसलिए चुना क्योंकि वो पहले भी एक बार किडनैप हो चुका है। बड़ी मुश्किल से वो उस सदमे से बाहर आया था। हम नहीं चाहते कि वो दोबारा उस दर्द से गुजरे। मैं कड़वाहट से हंस पड़ा, तो क्या सारा दर्द सहने के लिए मैं ही पैदा हुआ हूँ? मेरी माँ की बोलती बंद हो गई। हाँ, हम तुम्हें मरने थोड़े ही दे रहे हैं, तुम हमसे इतनी नफरत क्यों कर रहे हो? मुझे अच्छे से पता था कि उनके इस मरने नहीं दे रहे का क्या मतलब था, क्योंकि उस पहाड़ी के नीचे उन्होंने पहले से ही एक रेस्क्यू बोट लगा रखी थी। मैंने ताना मारते हुए कहा, तो क्या मुझे नफरत करने का भी हक नहीं है? पिछले 3 सालों में जब से मुक्तान किडनैप हुआ और फिर वापस आया, आप लोगों ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया है? आप लोगों ने न सिर्फ मुझसे मेरी पसंद की पढ़ाई छुड़वा दी, बल्कि मुझे हमेशा उसकी जगह एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। मैंने अपनी माँ को एक तीखी नजर से देखा, सिर्फ आपके मन को तसल्ली देने के लिए। मैंने अपने अंदर की घिन को दबाकर मुक्तान होने का नाटक किया। सिर्फ परिवार के नाम पर मैंने वो पढ़ाई की जो आपके बिजनेस के काम आ सके। मैंने कुकिंग सीखी, आपके लिए सूप बनाना सीखा, और वो भी इसलिए ताकि जब आप पागलपन में मुझे अपना बड़ा बेटा समझें तो कम से कम मुझे थोड़ा प्यार दे सकें। लेकिन जैसे ही आपको होश आता था और आप देखती थीं कि वो मैं हूं, आप मुझे गालियां देती थीं। आपने मुझे इतने कड़वे शब्द कहे, यहां तक कह दिया कि उस दिन किडनैप में क्यों नहीं हुआ। क्या एक माँ अपने सगे बेटे से ऐसी बातें कहती है? मैंने अपने अंदर की सारी भड़ास बाहर निकाल दी। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? मुक्तान की हर परेशानी की कीमत हमेशा मैं ही क्यों चुकाता हूँ? उसे मैंने तो किडनैप नहीं किया था ना। आज जब हम दोनों की जान खतरे में थी तब भी आपने उसे चुना और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अगर आपको सिर्फ अपना प्यारा बेटा मुक्तान ही चाहिए था तो मुझे और मेरी बहन को पैदा ही क्यों किया? मुझे आप जैसे पत्थर दिल और बेदर्द माता पिता नहीं चाहिए। जिस पल आपने मुक्तान को चुना उसी पल मैंने तय कर लिया था कि आज से मेरा आपसे और इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। तभी मेरी बहन मुक्ताम ने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। मुक्ता ने बिल्कुल सही कहा। उसने माता पिता को गुस्से से घूरते हुए कहा, आप जैसे लोग हमारे माता पिता कहलाने के लायक ही नहीं है। आज उसका भी इस परिवार से पूरी तरह मोहभंग हो चुका था। क्या आपको लगता है कि हम दोनों भाई बहन इस घर के झूठे प्यार के भूखे हैं? आपको अपना सब कुछ मुक्तान को देना है ना? शौक से दीजिए। अगर खून के रिश्ते की थोड़ी बहुत परवाह ना होती तो हम दोनों कब का इस ठंडे और बेरहम घर को छोड़ चुके होते। फिर मेरी बहन ने मुड़कर किडनैपर से गुजारिश की, तुम मेरे भाई को छोड़ दो, उसकी जगह मुझे बंदी बना लो। उसे पता था कि मुझे तैरना आता है, इसलिए अगर मैं पहाड़ी से गिरा तो मेरे बचने के चांस ज्यादा थे। लेकिन किडनैपर ने सिर हिलाकर मना कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे माता पिता अपना फैसला सुना चुके हैं, अब कुछ नहीं बदलेगा। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा और कहा, दीदी, आपको मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। हम भाई बहन की ये बातें सुनकर माता पिता के चेहरे देखने लायक थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा था कि मैं गुस्सा करूंगा, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि मैं हमेशा के लिए रिश्ते तोड़ दूंगा। वो कुछ बोलने ही वाले थे, लेकिन मैं अब उन पर 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी सर्द नजरें अपनी मंगेतर लियू रुयान पर फेरी। तो तुम भी मन ही मन मुक्तान से प्यार करती हो? तुम्हारे मेरे करीब आने की असल वजह यही थी ना कि तुम मुझे उसका सिर्फ एक विकल्प समझती थी। ये सुनकर उसका दिल बैठ गया। उसने देखा कि मुक्तान भी उसकी तरफ देख रहा है। उसने अपने होंठ चबा लिए। उसने धीरे से मुझसे कहा, मुझे माफ कर दो। जाहिर सी बात थी, उसने आज अपना फैसला सुनाकर सब कुछ साफ कर दिया था। अब उसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी। मैंने शांत आवाज में कहा, तो ठीक है, हम आज ही ब्रेकअप करते हैं और अपनी ये सगाई तोड़ते हैं। वो मुझे हैरानी से देखती रह गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी ये फैसला ले लूंगा। फिर मैंने अपने माता पिता को एक आखिरी दृढ़ निगाह से देखा। अगर आपने मुक्तान को चुना है और मुझे फेंक दिया है तो मैं भी आपकी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। इसके बाद चाहे मैं जीऊं या मरूं, मेरा और आपका कोई वास्ता नहीं। आज और अभी से मेरा और इस परिवार का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। मेरी इकलौती और असली रिश्तेदार सिर्फ मेरी ये बहन है। ये कहने के बाद मैंने वापस अपनी मंगेतर की तरफ देखा, और तुम्हारे साथ भी मेरा यही फैसला है। इसी पल से हमारी सगाई टूट चुकी है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अगर आज मैं मर गया तो समझ लेना कि हम कभी एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। और अगर मेरी किस्मत अच्छी रही और मैं बच गया
तो कल को अगर हम सड़क पर टकरा भी जाएं तो एक दूसरे को अजनबियों की तरह ही देखना। इतना कहने के बाद मैंने आखिरी बार अपनी बहन की तरफ देखा। दीदी आप मेरी फिक्र मत करो। ये कहते ही मैंने किडनैपर के पैर पर पूरी ताकत से अपना पैर दे मारा। दर्द के मारे वो नीचे झुका और चाकू पकड़े हुए उसका हाथ ढीला पड़ गया। उसी पल मैंने मुड़कर सीधा पहाड़ी के किनारे की तरफ दौड़ लगा दी और बिना कुछ सोचे समझे गहरी समंदर की लहरों में छलांग लगा दी। मैं मुक्तान को जीतने नहीं देना चाहता था और न ही कभी वापस उस मुक्त परिवार में कदम रखना चाहता था। इसीलिए इस पहाड़ी से कूदकर मैंने मुक्त परिवार के साथ अपने सारे रिश्ते हमेशा के लिए खत्म कर लिए। मेरे लिए यही सबसे सही फैसला था। पानी में गिरने से ठीक पहले मुझे पीछे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। नहीं, पानी के अंदर जाते ही मैंने जल्दी से हाथ पैर मारे और अपने हाथों में बंधी रस्सी को खोल लिया। लेकिन मैं पानी के ऊपर नहीं गया। मैंने अपनी दिमागी ताकत का इस्तेमाल किया और गहराई में तैरता रहा ताकि मुक्त परिवार की उस रेस्क्यू बोट से बच सकूं। फिर मैं उल्टी दिशा में तेजी से तैरने लगा। करीब आधे घंटे तक तैरने के बाद मुझे आगे एक यॉट खड़ी दिखाई दी। ये नाव पक्का मुक्त परिवार की नहीं थी, इसलिए मैं सीधा उसी तरफ तैरने लगा। पास जाने पर मैंने देखा कि एक बेहद खूबसूरत और शांत सी दिखने वाली लड़की नाव पर बैठी मछली पकड़ रही थी। मैंने अपनी दिमागी ताकत से नाव का मुआयना किया तो पता चला कि उस लड़की के अलावा नाव पर सिर्फ 2 लोग और थे। जैसे ही मैं पानी से बाहर निकलकर उनसे मदद मांगने ही वाला था, तभी अचानक उस लड़की के पीछे खड़े एक आदमी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। वो लड़की छपाक से पानी में गिर गई। उसने कुछ देर हाथ पैर मारे, लेकिन फिर उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो धीरे धीरे समंदर की गहराई में डूबने लगी। साफ था कि उसे तैरना नहीं आता था। नाव पर मौजूद दूसरा आदमी ये देखकर बुरी तरह घबरा गया। वो लड़की को बचाने के लिए पानी में कूदने ही वाला था कि धक्का देने वाले आदमी ने उसे रोक लिया और फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। मैं तुरंत उस लड़की की तरफ तैरा, डूबती हुई उस लड़की को कसकर पकड़ा और पानी के अंदर ही उसे अपने मुंह से सांस देने लगा। साथ ही मैंने अपनी दिमागी ताकत से उसे होश में लाने की कोशिश की। थामोसो ने जैसे ही आंखें खोली, उसने देखा कि वो पानी के अंदर है और एक आदमी ने उसे कसकर पकड़ा हुआ है जो उसे सांस दे रहा है। उसे होश में आता देख मैंने अपने होंठ हटा लिए और उसे पकड़कर पानी के ऊपर ले आया। कुछ ही सेकंड में हम दोनों पानी से बाहर थे। थामोसो का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो बहुत मुश्किल से सांस ले रही थी, जैसे दम घुटने वाला हो। पता नहीं क्यों, पर मेरे इस अजनबी चेहरे को देखकर भी उसे मुझ पर एक अजीब सा भरोसा हो रहा था। उसने कांपती और रुंधे हुए गले से बस एक शब्द कहा, दवाई। मैंने देखा कि उसकी हालत बहुत खराब है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा थोड़ा समझ गया कि माजरा क्या है। मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। ये कहकर मैंने अपनी दिमागी ताकत को उस आदमी के दिमाग पर वार करने के लिए इस्तेमाल किया जिसने उसे धक्का दिया था। वो आदमी अचानक एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर उससे लड़ रहे दूसरे आदमी ने उसे जोरदार लात मारी और पानी में गिरा दिया। अपनी मालकिन को एक अजनबी के साथ सुरक्षित देखकर उस आदमी ने राहत की सांस ली। अब उसे मुझ पर शक करने की कोई फुर्सत नहीं थी। उसने तुरंत एक रस्सी नीचे फेंकी। उसने ऊपर से चिल्लाकर कहा, भाई जरा एक हाथ लगाना। मैंने सिर हिलाया, रस्सी पकड़ी और उसे सावधानी से लड़की की कमर से बांध दिया। वो आदमी जिसे लात मारकर पानी में गिराया गया था, वो हमें रोकने के लिए हमारी तरफ तेजी से तैरता हुआ आने लगा। मैंने भवे सिकोड़ी और नाव वाले आदमी से चिल्लाकर कहा, तुम जल्दी से इन्हें ऊपर खींचो और दवाई दो। उसने कहा ठीक है और थाम और सो को तेजी से ऊपर खींचने लगा। इधर मैंने मुड़कर उस कमीने की तरफ तैरना शुरू किया। हम दोनों पानी के अंदर ही भिड़ गए। मैंने कुछ ही पलों में उसे ऐसा मारा कि वो पानी में डूबने लगा। जब उसे लगा कि वो मुझसे नहीं जीत सकता और ऊपर से घायल भी था, तो वो दुम दबाकर वहां से भाग निकला। मैंने भी उसका पीछा नहीं किया। आखिर ये कानून का समाज है, किसी को मारना जुर्म है और वैसे भी बुरे काम का नतीजा आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। ये सोचकर मैं वापस यॉट की तरफ मुड़ गया। उस आदमी ने एक रस्सी नीचे लटका दी थी। मैं उसे पकड़कर नाव पर चढ़ गया। तब तक थाम औसो ने दवाई खा ली थी। उसके सीने का दर्द और सांस न आने की तकलीफ काफी कम हो गई थी। उसने अपना पीला पड़ा हुआ चेहरा उठाया और मेरी तरफ देखा। शुक्रिया। उसे देखकर मुझे लगा जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। फिर जैसे ही मेरी नजर उसके हाथ में पकड़ी हार्ट अटैक की दवाई पर पड़ी, इस शरीर की पुरानी यादें ताजा हो गईं। मैं तुरंत समझ गया कि वो कौन है। आप थामोसो है ना? वो हैरान रह गई। तुम मुझे जानते हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप हमारी यूनिवर्सिटी की बहुत पॉपुलर स्टूडेंट हैं, एक तरह से गॉडेस हैं। शायद ही कोई होगा जो आपको न जानता हो। मैंने आपको कॉलेज में देखा है। मैं आपसे जूनियर हूँ और हाँ, मेरा नाम मुक्का है। थामोसो के उस शांत और खूबसूरत चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तो अब हमारी जान पहचान हो गई। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने हंसते हुए हाथ हिलाया। आप इतना फॉर्मल मत होइए, मैं तो बस इत्तेफाक से वहां था और मदद कर दी। थामोसो ने फिर पूछा, लेकिन तुम समंदर में क्या कर रहे थे? ये इत्तेफाक कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है। मैं खुद समंदर में कूदा था। ये सुनकर थामोसो और उसके पीछे खड़ा आदमी दोनों चौंक गए। खुद कूदे थे? मुझे उन्हें पूरी सच्चाई बतानी पड़ी। दरअसल मुझे और मेरे बड़े भाई को एक गैंग ने किडनैप कर लिया था और वो हमें समंदर किनारे एक पहाड़ी पर ले गए। वहां उन्होंने मेरे माता पिता और मेरी मंगेतर से कहा कि हम दोनों भाइयों में से किसी एक को चुन लें और वो दूसरे को समंदर में फेंक देंगे। और उन सब ने मेरे भाई को चुना। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था और मेरा दिल टूट चुका था, इसलिए मैंने खुद ही छलांग लगा दी ताकि उनसे अपने सारे रिश्ते हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। तुम्हारी मंगेतर भी थी? थामोसो ने पूछा। ये सवाल सुनकर उसके पीछे खड़े आदमी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका चेहरा देखने लायक था, मानो वो सोच रहा हो, रुको, इस पूरी कहानी का मेन पॉइंट ये तो नहीं था ना? मेन पॉइंट तो ये होना चाहिए था कि इस लड़के को इसके परिवार और मंगेतर ने मरने के लिए छोड़ दिया और इसे समंदर में कूदना पड़ा। ये कितना दर्दनाक है। मैंने सफाई देते हुए कहा। सच कहूं तो समंदर में कूदने से ठीक पहले मैंने अपनी सगाई तोड़ दी थी। थामोसो के होठों की मुस्कान और गहरी हो गई। ऐसी मंगेतर के जाने का कोई अफसोस भी नहीं होना चाहिए। पीछे खड़ा आदमी भी सिर हिलाते हुए हामी भरने लगा। बिल्कुल सही कहा, एकदम घटिया लोग हैं। फिर उस आदमी ने थोड़े गपशप वाले अंदाज में पूछा, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे भाई को चुना, ये बात तो फिर भी समझ में आती है, लेकिन तुम्हारी मंगेतर ने तुम्हारे भाई को क्यों चुना? कहीं वो तुम्हारे पीछे से उसके साथ चक्कर तो नहीं चला रही थी?
मैंने बताया, असल में मेरी मंगेतर पहले मेरे भाई को ही मन पसंद करती थी, लेकिन 3 साल पहले मेरा भाई अचानक गायब हो गया था। तब जाकर उसने मेरे पीछे आना शुरू किया था। उसने मुझे सिर्फ एक मोहरा समझा था। आज जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं असल में किसी और की परछाई था। तभी थामोसो ने अचानक पूछा, क्या तुम्हारे बड़े भाई का नाम मुक्तान है? मैंने हैरानी से अपनी भवें उठाई। क्या आप मेरे भाई को जानती हैं? उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं जानती तो नहीं, लेकिन उनका नाम सुना है। 3 साल पहले जब वो अचानक गायब हो गए थे तो मुक परिवार ने उन्हें पागलों की तरह हर जगह ढूंढा था। मैंने अपनी माँ और कॉलेज के कुछ लोगों से उनके बारे में सुना था। वो कुछ पल सोचकर आगे बोली, सच कहूं तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो दिखते कैसे हैं। असल में उसने बस कॉलेज में उड़ी उड़ी अफवाहें सुनी थी। लोग कहते थे कि मुक्तान मेडिकल टेक्नोलॉजी में बहुत होशियार थे, बस अफसोस कि वो गायब हो गए। लेकिन उसने कभी उन पर इतना ध्यान नहीं दिया था। ये सुनकर मेरी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अच्छा तो ये बात है। फिर मैंने उससे पूछा, क्या मैं आपकी इस यॉट से किनारे तक जा सकता हूँ? यहाँ से किनारा बहुत दूर है और मैं सच में अब और तैरना नहीं चाहता। थामोसो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई परेशानी नहीं है। फिर उसने बहुत ही नरमी से कहा, मेरी नाव पर नए बाथरोब रखे हैं, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो तुम जाकर नहा लो और ये गीले कपड़े उतार दो। पीछे खड़ा वो आदमी थामोसो को ऐसे घूर रहा था जैसे कोई भूत देख लिया हो। जो लड़की हमेशा आदमियों से दूरी बनाकर रखती थी और सख्त लहजे में बात करती थी, वो आज इतनी मेहरबान कैसे हो गई? मैं नहाने के बाद बाथरोब पहनकर आराम से बाहर आया। थामोसो ने मुझे एक गिलास गर्म पानी देते हुए कहा, तुम्हारे कपड़े धुल गए हैं और सूख भी गए हैं। उसकी यॉट पर वॉशिंग मशीन और ड्रायर दोनों थे। मैंने पानी का गिलास लिया, एक ही सांस में पी गया और अपने सूखे कपड़े ले लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी आंखों में फिर से एक चमक और मुस्कान आ गई। करीब 10 मिनट में हमारी यॉट किनारे पर पहुंच जाएगी। तुम्हारे पास तो कोई सामान भी नहीं है, कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं? लेकिन तभी उसे याद आया कि मैं अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ चुका हूं। उसने तुरंत अपनी बात सुधारते हुए कहा, अरे मेरा मतलब, अगर तुम उस घर में नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हारे लिए रुकने का कोई इंतजाम कर सकती हूँ। जब वो इतनी मदद कर ही रही थी तो मैंने भी ज्यादा दिखावा नहीं किया। मैं अब उस घर में वापस नहीं जाना चाहता, तो मुझे रहने की जगह के लिए आपको ही तकलीफ देनी पड़ेगी। थामोसो ने हल्के से मुस्कुराकर बड़े प्यार से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हारे लिए इतना सा काम करना कोई तकलीफ की बात नहीं है। इसके बाद मैंने उसका फोन मांगा और एक ऐसा नंबर डायल किया जो मुझे मुंह ज़बानी याद था। तुरंत ही सामने से कॉल उठ गई। हेलो, कौन? मैंने कहा, दीदी क्या आप अभी बात कर सकती हैं? फोन के दूसरी तरफ मेरी बहन मुक्ताम की सांसें तेज हो गईं। उसने घबराते हुए जल्दी से कहा, हाँ मैं अभी उन लोगों के साथ नहीं हूँ। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? वो इस वक्त रेस्क्यू बोट पर लोगों को लेकर मुझे ही ढूंढ रही थी। जब उसने बताया कि वो आसपास के समंदर में मुझे तलाश रही है तो मैंने उसे बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पानी में कूदने के बाद मैंने अपनी रस्सियां खोल ली थीं और कुछ दूर तैरने के बाद मुझे मदद मिल गई थी। मेरी बात सुनकर मुक्ताम ने राहत की एक बहुत लंबी सांस ली। शुक्र है तुम ठीक हो। फिर वो बोली, ये नंबर उसी का है ना जिसने तुम्हें बचाया है? उसे बोलो कि मुझे वीचैट पर ऐड करे और लोकेशन भेजे। मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। दीदी आपको मुझे लेने आने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस मुझे ढूंढने का नाटक करती रहिए, ठीक है? मुझे पता था कि वो बहुत परेशान होगी, इसलिए मैंने उसे पहले ही फोन कर दिया था। मेरी बहन बहुत समझदार थी, वो तुरंत मेरा इशारा समझ गई। तो तुम भी गायब होने का खेल खेलना चाहते हो? मेरे चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। जब मुक्तान ये खेल खेल सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैंने उससे पूछा, दीदी जब हम पहाड़ी पर थे तो मैंने देखा था कि कोई पीछे खड़ा होकर सबका वीडियो बना रहा है, वो आपका ही आदमी था ना? मुक्तान ने हंसते हुए मेरी तारीफ की। मेरा भाई वाकई बहुत होशियार है। मुझे डर था कि वो लोग कोई गंदी चाल ना चलें, इसलिए मैंने अपने बॉडीगार्ड को सब कुछ रिकॉर्ड करने को कहा था ताकि हमारे पास पक्का सबूत रहे। लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज गंभीर हो गई। पहाड़ी पर तुमने जो कुछ भी कहा था, क्या वो सब सच था? मैंने दृढ़ता से जवाब दिया, बिल्कुल सच था। इसीलिए तो मैंने पूछा कि वो वीडियो बनाने वाला आपका आदमी है या नहीं। अगर मुक्तान वापस आ ही गया है तो मैं उसे उसका सब कुछ लौटा दूंगा। कहीं उन लोगों को ये ना लगे कि मैं मुक परिवार की दौलत का भूखा हूँ। इस बार मेरा दिल पूरी तरह से उनके लिए मर चुका है। ऐसे माता पिता और रिश्तेदारों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुक्ताम कुछ देर तक चुप रही और फिर मुझे तसल्ली देते हुए बोली, चलो आखिरकार तुमने सही फैसला कर ही लिया, तो ठीक है, हम दोनों मिलकर मुक परिवार से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लेते हैं। उस घर में वैसे भी ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए रुका जाए। इस बार वो भी अपने माता पिता से पूरी तरह निराश हो चुकी थी। उन्होंने अपनी बेटी की कभी परवाह तक नहीं की थी। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने उसे कभी प्यार नहीं दिया था, इसलिए उसे इस बात की आदत हो चुकी थी। लेकिन जब उन्होंने मुझे सिर्फ एक कठपुतली समझा और मुक्तान के लिए मुझे मरने के लिए छोड़ दिया तो उसका खून खौल उठा था। मैंने कहा, मैं भी यही सोचता हूँ। मेरी ये जुड़वा बहन मुक परिवार में मुझसे भी बदतर जिंदगी जी रही थी। दीदी आपको नाटक करना तो आता है ना? मुक्ताम ने मजाकिया अंदाज में कहा। मैंने भले ही फिल्मों में काम ना किया हो, लेकिन मेरी एक्टिंग काफी सॉलिड है। तुम चाहते हो ना कि मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढने का नाटक करूं? मैंने हंसते हुए कहा, वाह दीदी आप बहुत तेज हो। मैं कुछ दिनों के लिए गायब रहूंगा, आप 2 दिन तक मुझे ढूंढने का नाटक कीजिए। उसके बाद वो वीडियो इंटरनेट पर डाल देना और उसी मौके का फायदा उठाकर हम दोनों की तरफ से मुक परिवार से सारे रिश्ते तोड़ने का ऐलान कर देना। और हाँ, आप ल्यू परिवार के घर जाकर मेरी सगाई भी तोड़ाना और आसपास के लोगों में भी ये बात फैला देना कि ल्यू रुयान जैसी घटिया लड़की को मैंने लात मार दी है। मुझे आगे कुछ नहीं सोचना था। मुक और ल्यू दोनों परिवारों को अपनी झूठी शान बहुत प्यारी है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इज्जत उड़ेगी तो दोनों की उड़ेगी और गलती मेरी नहीं है। उन्होंने मुझे मोहरा बनाया और जरूरत पड़ने पर बेरहमी से फेंक दिया। ऐसे में मेरा उनसे रिश्ता तोड़ना बिल्कुल जायज है। मुक्ताम मुस्कुराई। आइडिया बहुत अच्छा है, मैं सब कुछ बढ़िया से संभाल लूंगी, लेकिन इसके बाद हम बात कैसे करेंगे? मैंने कहा, मैं एक नया फोन और सिम कार्ड खरीद लूंगा और आपको अपना नंबर भेज दूंगा। ठीक है, तो मैं फोन रखती हूँ। कॉल कटने के बाद मैंने फोन थामोसो को लौटा दिया। क्या आप मेरे लिए एक नया फोन और सिम कार्ड मंगवाने का इंतजाम कर सकती हैं? मैं बाद में पैसे कमाकर आपको लौटा दूंगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है।
मुझे इस तरह बिना किसी हिचकिचाहट के बात करते देख थाम ओसो को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। हमने थोड़ी देर और मजे से बातें की और फिर मैं अंदर कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगा। दूसरी तरफ जब मुक्ताम ने मेरा फोन रखा तभी लियू रुयान की रेस्क्यू बोट वहां पहुंच गई। लियू रुयान बहुत घबराई हुई लग रही थी। उसने आते ही पूछा, क्या मुक्का का कुछ पता चला? मुक्ताम को तो उसकी शक्ल देखते ही चिढ़ मच रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब तुम्हारा मेरे भाई से कोई रिश्ता नहीं है, तुम किस हक से ये सवाल पूछ रही हो? उसने अपनी ठंडी और गुस्से से भरी नजरों से उसे घूरते हुए कहा, अगर मेरे भाई को खरोंच भी आई ना तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर उसने अपनी नाव चलाने वाले से कहा, तलाश जारी रखो, इसकी बात पर ध्यान मत दो। जी मैडम। असल में मुक्ताम को माता पिता के भेजे गए आदमियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए नाव पर मौजूद सभी लोग सिर्फ उसी के आदेश मान रहे थे। लियू रुयान उसकी बातें और नफरत देखकर सब समझ गई। वो विशाल समंदर को देखने लगी। उसका दिल एकदम खाली और खौफ से भर गया था। मुक्का आखिर कहाँ है? इतना वक्त बीत चुका है, क्या वो अभी जिंदा भी होगा? जैसे ही उसने ये सोचा कि शायद मैं मर चुका हूं, उसके दिल में एक जोरदार दर्द उठा। ये दर्द उस दर्द से कहीं ज्यादा भयानक और घुटन भरा था जो उसे 3 साल पहले मुक्तान के गायब होने पर हुआ था। वो अपना सीना पकड़कर खड़ी थी और उसकी आंखों में भयानक दुख और पछतावा साफ झलक रहा था। मुक्ताम ने मुड़कर जब उसकी ये नौटंकी देखी तो वो ताना मारने से खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हारे इस झूठे और लेट आए प्यार की कोई कीमत नहीं है। अब यहाँ ये रोने धोने का नाटक करके किसे बेवकूफ बना रही हो? मुझे तो तुम्हें देखकर उल्टी आ रही है। फिर उसने बड़ी बेरहमी से कहा, अगर मेरा भाई जिंदा लौट आया तो उससे दूर ही रहना, वरना तुम मुझे जब भी दिखोगी मैं तुम्हें पीटूंगी। इधर मेरा क्या हुआ? थाम ओसो के साथ यॉट से उतरने के बाद हम सीधा उस कार में बैठे जिसे उसने पहले ही बुला लिया था। इसी वजह से बंदरगाह पर मुक परिवार के जो जासूस खड़े थे उन्हें भनक तक नहीं लगी कि मैं वहां से निकल चुका हूँ। थाम ओसो मुझे एक शानदार अपार्टमेंट में ले गई जो उसी के नाम पर था। घर बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था, लेकिन वो कभी यहाँ रहने नहीं आई थी। हम दोनों अभी बैठे ही थे कि कोई एक नया मोबाइल, एक लैपटॉप और पहनने के लिए ढेर सारे आरामदायक और नाइट सूट वाले कपड़े ले आया। मैंने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थाम ओसो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम शुक्रिया मत कहो, अब तुम आराम करो। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लेना। मुझे लग रहा था कि वो पक्का अपने उस गद्दार आदमी का हिसाब किताब करने जा रही थी। उसके जाने के बाद मैंने अपने नए फोन से तुरंत अपनी बहन को एक मैसेज किया, फिर लैपटॉप खोलकर सर्च बार में टाइप किया, थाम ओदाओ। पल भर में ही उस आदमी थाम ओदाओ की सारी जानकारी मेरे सामने थी। कुछ ही देर में मैंने उसकी कंपनी के डेटाबेस को हैक कर लिया। वहां मुझे उसके कई सारे काले और गैर कानूनी कारनामों का कच्चा चिट्ठा मिल गया। मैंने तुरंत उन सभी सबूतों को डाउनलोड किया, उनके स्क्रीनशॉट लिए और उन सबको एक नई ईमेल आईडी बनाकर उसमें सेव कर लिया। इसके बाद मैंने थाम ओदाओ के फोन और पर्सनल लैपटॉप को भी हैक कर लिया। और जैसा कि मुझे शक था, मुझे वो पक्के सबूत मिल गए जो साबित करते थे कि किडनैपर्स के साथ डील उसी ने की थी। यहाँ तक कि मेरे पास वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी थी जिसमें उसने थाम ओसो को समंदर में धक्का देने का हुक्म दिया था। इन सब के साथ साथ कई चैट्स का रिकॉर्ड भी था। मैंने बहुत सावधानी से इन सारे सबूतों का बैकअप ले लिया और उन्हें एक नए ईमेल में सेव कर दिया। करीब 1 घंटे बाद अचानक डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने थाम ओसो खड़ी थी। उसके हाथ में खाने का एक पैकेट था। आप वापस आ गई? मैंने हैरानी से पूछा। थाम ओसो ने नरमी से कहा, मेरा काम खत्म हो गया था, मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि तुमने भी डिनर नहीं किया होगा, इसलिए मैं आते हुए थोड़ा खाना लेती आई। मैं मुस्कुराया, बिल्कुल सही टाइम पे आई हैं, मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा सोचा और फिर कहा, क्या मैं आपसे 1-2 पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? अगर आपको ठीक न लगे तो आप जवाब मत दीजिएगा। थाम ओसो ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम पूछ सकते हो। अगर पहले का कोई वक्त होता तो वो एक ऐसे अजनबी पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती जिसे मिले अभी 1 दिन भी ना हुआ हो, लेकिन पता नहीं क्यों उसे मुझ पर एक अजीब सा भरोसा हो गया था। उसे अपनी अंतरात्मा पर यकीन था कि मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने पूछा, क्या आप थाम ओदाओ को जानती हैं? ये नाम सुनकर थाम ओसो एकदम चौंक गई। तुम्हें कैसे पता कि वो मेरे पिता का नाजायज बेटा है? क्या बात है? मैंने उसे सब सच बता दिया। मुझे पता चला है कि 3 साल पहले मुक्तान को किडनैप करवाने के पीछे भी उसी का हाथ था, इसलिए मुझे शक हुआ कि शायद आज वाली किडनैपिंग में भी उसी की चाल है। तो मैंने उसका फोन और लैपटॉप हैक कर लिया। मैं आगे बोला, मुझे न सिर्फ इन किडनैपिंग्स में उसका हाथ होने के सबूत मिले हैं, बल्कि मुझे ये भी पता चल गया है कि आज तुम्हें समंदर में धक्का देने के पीछे भी उसी का मास्टरमाइंड था। उसने कॉल और चैट्स का सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया था, जिसे पुलिस या नेटवर्क वाले भी नहीं निकाल पाते। मैंने देखा कि मेरी बात सुनकर थाम ओसो को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। असल में उसे पहले से ही थाम ओदाओ पर शक था, बस उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं था। जिस बॉडीगार्ड ने उसे पानी में धक्का दिया था वो पकड़ा जा चुका था, लेकिन वो यही रट लगाए हुए था कि उसे अमीरों से चिढ़ है और जलन के मारे उसने ऐसा किया। उसके फोन रिकॉर्ड्स या बैंक अकाउंट में भी कोई अनजान पैसा या गड़बड़ नहीं मिली थी। मेरी बात सुनकर वो तुरंत समझ गई। क्या तुम कोई टॉप लेवल के हैकर हो? मैंने सिर हिलाया। हाँ, दुनिया के बेहतरीन हैकर्स में से एक हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, अगर वो रास्ते से हट जाए तो क्या आप कानूनी तौर पर थाम परिवार और कंपनी की वारिस बन पाएंगी? क्या आपके पिता उसे ज्यादा मानते हैं? थाम ओसो ने जवाब दिया, थाम ओदाओ मेरे पिता का नाजायज बेटा है। ये बात अभी भी सोसाइटी में किसी को नहीं पता है, इसलिए जब मुझे पानी में धक्का दिया गया तो सबसे पहला शक मुझे उसी पर हुआ। अगर मैं मर जाती और मेरी माँ को भी कोई हादसा हो जाता और उस पर कोई इल्जाम भी नहीं आता तो थाम परिवार का वंश आगे बढ़ाने के लिए मेरे पिता पक्का उसे वापस घर ले आते। अगर ऐसा हो जाता तो वो सच में थाम परिवार और मेरी कंपनी दोनों को हड़प लेता। उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ गईं। उसके चुप होते ही मैंने कहा, क्या आपको वो सबूत चाहिए? मैं आपको भेज देता हूँ। थाम ओसो तुरंत समझ गई कि मैं उन सबूतों की बात कर रहा हूँ जो साबित करते थे कि थाम ओदाओ ने दूर बैठे सब कुछ प्लान किया था। पहले ये सिर्फ उसका शक था, पर अब सबूत सामने थे, तो जाहिर है कि अब वो थाम ओदाओ को दोबारा वार करने का मौका नहीं देने वाली थी। मैंने एक और बात जोड़ी, उसे तुरंत बर्बाद करने की जल्दबाजी मत कीजिएगा।
हम उसे धीरे धीरे नर्क में गिरने का मजा चखाएंगे। हाँ मौसो, मेरा मतलब समझ गई। उसने कुछ पल सोचा और कहा, समंदर में अभी भी तुम्हारी तलाश की जा रही है। अगले 2 दिनों तक तुम घर से बाहर मत निकलना। मैं रोज तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है, वैसे भी मैं कुछ दिनों तक बाहर जाने वाला नहीं हूँ। अगर मुक परिवार को पता चल गया तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। हम दोनों ने थोड़ी देर और बातें की और फिर था मौसो वहां से चली गई। दूसरी तरफ उसी पहाड़ी के नीचे समंदर में एक बड़ी सी यॉट खड़ी थी। मुक परिवार के माता पिता और मेरा भाई मुक्तान तीनों डेक पर खड़े थे। वो रेस्क्यू टीम से ताजा रिपोर्ट सुन रहे थे, लेकिन मेरा कोई सुराग नहीं मिला था। मेरे पिता का चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। अपनी पत्नी की रुआंसी हालत देखकर उन्हें भी बहुत तकलीफ हो रही थी। उन्होंने कहा, तुम दोनों घर जाओ, मैं टीम के साथ मिलकर उसे ढूंढता हूँ। मेरी माँ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका छोटा बेटा इतने बेरहम तरीके से पहाड़ी से कूद जाएगा। उनकी आंखें लाल थीं। वो रोते हुए बोली, हमने उसके साथ इतना भी बुरा बर्ताव नहीं किया था। उसने ऐसा क्यों किया? भले ही वो अपने बड़े बेटे को ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्हें अपने छोटे बेटे से बिल्कुल प्यार नहीं था। आखिरकार इतने सालों तक उन्होंने ही तो उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। इस वक्त उन्हें अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था और वो अंदर ही अंदर बेचैन थी। पिता ने एक गहरी सांस छोड़ी। ये सब बहुत अचानक हुआ। शायद वो इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाया। सच तो ये था कि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि उनका छोटा बेटा इतना गुस्से वाला और जिद्दी निकलेगा। उन्होंने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा और तसल्ली देते हुए कहा, एक बार वो मिल जाए तो हम उससे आराम से बात करेंगे। लेकिन असल में उन्होंने मन ही मन ये मान लिया था कि शायद अब उनका छोटा बेटा कभी वापस नहीं मिलेगा। आखिर उसे समंदर में गिरे कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन वो ये बात मुंह से बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी मनहूस बात सच न हो जाए और वो अपनी पत्नी को दोबारा सदमा नहीं देना चाहते थे। मेरी माँ ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम उसे अच्छे से ढूंढना और उसे घर वापस ले आना। मुक्तान कुछ नहीं बोला। वो बस चुपचाप अपनी माँ को पकड़े खड़ा था। इस वक्त उसका दिमाग भी बुरी तरह उलझा हुआ था। ये सब इतना बिगड़ कैसे गया? उसे अच्छे से पता था कि इस सब के पीछे किसका हाथ है, और उसने ये सब उसकी मुक परिवार पर दोबारा धाक जमाने के लिए किया था। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह का पागलपन करूंगा और सीधा समंदर में छलांग लगा दूंगा। वो मुझे मारना नहीं चाहता था। वो बस मुझे ये एहसास दिलाना चाहता था कि अब मेरी इस परिवार में कोई जगह नहीं है। तो फिर चीजें मेरे प्लान के हिसाब से क्यों नहीं हुई? वो मन ही मन झुंझला रहा था। कुछ ही देर में वहां एक रेस्क्यू बोट आ पहुंची। मुक्ताम ने सिर उठाया और अपने पिता को ताना मारते हुए कहा, आप जैसे सोने चांदी से बने इंसान को खुद आकर झूठा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाई को मैं खुद ढूंढ लूंगी। अब बहुत फिक्र हो रही है। पहले आप लोग क्या कर रहे थे? अगर उसने पहले से तैयारी न की होती और खुद समंदर में न कूदा होता तो क्या आपको लगता है कि वो किडनैपर उसे नहीं मारता? शायद वो अब तक डूब चुका होता। मेरे पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाए, तुम ये कैसी बकवास कर रही हो? मुक का मेरा भी बेटा है। मैं उसे ढूंढ रहा हूं तो इसमें दिखावा कैसा? तुम दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही हो। मुक्तान ने उन्हें अपनी तीखी नजरों से घूरा। कुछ देर पहले उस पहाड़ी पर उसे किसने मरने के लिए छोड़ा था? आप ही लोगों ने ना? अगर वो खुद नहीं कूदता तब भी तो आप लोगों ने उसे मरने के लिए उस किडनैपर के भरोसे ही छोड़ दिया था। उसने माता पिता दोनों को अपनी बर्फीली और नफरत भरी नजरों से देखा। अगर मुक्का को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप दोनों होंगे। वो आगे बोली, बचपन से ही आपने हम दोनों भाई बहन के दिमाग में ये बात भर दी थी कि हमें कभी मुक्तान से मुकाबला नहीं करना है, उसे नीचा नहीं दिखाना है। इसीलिए तो उसने फाइन आर्ट्स की पढ़ाई चुनी और मैंने आपकी बात मानकर एक किंडरगार्टन टीचर बनना मंजूर किया। अगर मैंने चुपके से डीएनए टेस्ट करवाकर ये तसल्ली नहीं की होती कि हम दोनों आपके सगे बच्चे हैं तो मुझे पक्का यकीन था कि हम किसी दुश्मन के बच्चे हैं जिन्हें आपने अनाथालय से उठा लिया है। दूसरों के घरों में बच्चों को सिखाया जाता है कि बड़े छोटों का ख्याल रखें, लेकिन हमारे घर में सब कुछ उल्टा है। आपको हमेशा इसी बात का डर लगा रहता था कि अगर हम दोनों ज्यादा काबिल बन गए तो कहीं मुक्तान के लिए खतरा न बन जाए। इसीलिए आपने जानबूझकर हमें नाकाबिल बनाए रखा। कभी कभी तो मुझे हंसी आती है। अगर आपको मुक्तान की काबिलियत पर इतना ही भरोसा था तो आपको हमें नीचा दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी? उसने एक तीखी और ताने भरी मुस्कान के साथ कहा, सच तो यह है कि अंदर ही अंदर आपको खुद उसके उस तथाकथित टैलेंट पर कोई भरोसा नहीं था, है ना? उसकी बातें सुनकर पिता मुक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बकवास बंद कर। तू ये क्या अनाप शनाप बक रही है? बदतमीज लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने छुपकर डीएनए टेस्ट करवाया। क्या हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है? वो हांफते हुए आगे चिल्लाए, क्या मैंने और तेरी माँ ने तुम दोनों को एक अच्छी जिंदगी नहीं दी? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुक्ताम ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, अच्छी जिंदगी? जब आप दोनों बूढ़े हो जाएंगे तब मैं भी आपको बिल्कुल वैसी ही अच्छी जिंदगी दूंगी। तब मैं आप दोनों को एक बढ़िया से ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम में डाल दूंगी जहां नर्सें दिन रात आपकी देखभाल करेंगी। तब आपको समझ आएगा कि जब अपने ही खून के रिश्ते वाले मुंह फेर लेते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। माँ मुक तो ये सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गई। मुक्तान ने भी त्योरियां चढ़ा ली और अपनी उस बहन से बोला जिसे वो कभी पसंद नहीं करता था, मैंने तुम दोनों से किसी भी चीज के लिए कभी मुकाबला नहीं किया। जो भी हुआ वो कोई नहीं चाहता था। तुम इस सब का गुस्सा माता पिता पर क्यों निकाल रही हो? मुक्ताम ने उसे एक ठंडी और नफरत भरी नजर से घूरा। तुम्हारे जैसा झूठा इंसान जिसे सब कुछ मिल भी गया और अब बेचारा बनने का नाटक भी कर रहा है। अगर तुम्हारी वजह से न होता तो क्या आज मेरे भाई की जिंदगी और मौत का सवाल पैदा होता? जब से तुम इस घर में लौटे हो तुमने हम दोनों भाई बहनों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा है, खासकर मुक्का को। क्या तुम्हें इस बात का डर सताने लगा था कि बायोटेक्नोलॉजी में उसका हुनर तुमसे कहीं ज्यादा है? वो तुम्हारी आंखों में खटकने लगा था, इसलिए तुम उसे रास्ते से हटाना चाहते थे, है ना? हो सकता है कि ये पूरी किडनैपिंग की नौटंकी ही तुमने रची हो। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर मुझे गलती से भी इस बात का कोई सबूत मिल गया कि इस सब में तुम्हारा हाथ था तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि 3 साल पहले जो हुआ था उसमें मुक्तान पूरी तरह से मासूम था। मुक्तान का शांत दिखने वाला चेहरा अब गुस्से से तन गया था। मुक्ताम, मैं समझ सकता हूँ कि मुक्का के गायब होने से तुम परेशान हो और इसीलिए उल्टी सीधी बातें कर रही हो,
लेकिन मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाओ। अगर तुम्हें मुक ग्रुप चाहिए तो आकर ले लो, मैं किसी भी चुनौती के लिए तैयार हूँ। मेरे भी कुछ उसूल हैं, मैं चंद पैसों के लिए अपने ही सगे भाई की जान खतरे में नहीं डालूंगा। मुक्ताम जोर से हंस पड़ी, उसकी हंसी में सिर्फ नफरत और तिरस्कार था। अपना ये नाटक बंद करो, किसे चाहिए तुम्हारा मुक ग्रुप और मुक परिवार? मेरी नजरों में तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अगर तुम लोग मुझे वो कंपनी खैरात में भी दोगे तो भी मैं उसे ठोकर मार दूंगी।